नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। काशीपुर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भव्य नगर कीर्तन, सीएम धामी ने की शिरकत। सीएम ने गुरु परंपरा सामाजिक भाईचारे पर दिया जोर। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर हरीश रावत का हमला। आपदा के बीच भाजपा खेल रही कुर्सी कुर्सी का गेम। प्रभावित इलाकों में मदद की कमी, भाजपा सत्ता की राजनीति में उलझी। केदारनाथ यात्रा हुई महंगी, हेली सेवा का किराया 39% बढ़ा। श्रद्धालुओं की जेब पर बोझ। 10 सितंबर से शुरू होगी बुकिंग, 15 सितंबर से उड़ान भर सकती है चॉपर। बाल तस्करी मामले पर सख्त हुआ उत्तराखंड हाईकोर्ट। प्रदेश की सभी ट्रायल कोर्ट को निर्देश, 6 माह में निपटने का मामला। उत्तराखंड में आज राहत देगा मौसम। पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। 10 से 12 सितंबर तक फिर बदलेगा मौसम करवट। और अब खबरें विस्तार से। 15वें उपराष्ट्रपति के लिए मंगलवार को मतदान जारी है। संसद में वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पीएम मोदी ने पहला वोट डाला। एनडीए ने 68 साल के सीपी राधाकृष्णन को, तो इंडिया ने 79 साल के वी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। इस चुनाव में कुल 781 सांसद वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसके बाद परिणाम घोषित होंगे। इसी बीच केसीआर की पार्टी वीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी वीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है। दोनों पार्टी किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगी। राज्यसभा में वीआरएस के 4 और वीजेडी के 7 सांसद हैं। सिख समाज के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी और उनके साथ शहीद हुए भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर द्वारा आयोजित शहीदी नगर कीर्तन काशीपुर में गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब से दिल्ली के लिए रवाना हुए। नगर कीर्तन असम से शुरू होकर करीब 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर काशीपुर पहुंचा। इस अवसर पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नगर कीर्तन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी और उसके साथियों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने के बावजूद धर्म के रास्ते से हटने से इनकार किया, जो हमारे लिए सच्ची प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि गुरुओं के इतिहास से यह सीख मिलती है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना और धर्म की रक्षा करना सर्वोपरि है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धार्मिक स्थलों के लिए किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया, जैसे करतारपुर साहिब कॉरिडोर और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे मार्ग का निर्माण। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर कीर्तन नगर कीर्तन यहाँ पहुंची है। आसाम से चलकर आज ननकाना साहब उत्तराखंड काशीपुर में आए। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और गुरु तेग बहादुर जी को सत नमन करता हूं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन उन्होंने धर्म के रास्ते से हटना स्वीकार नहीं किया। ये हमारे लिए एक सच्ची प्रेरणा है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, जिन्होंने हमेशा अन्याय सहना, अत्याचार सहना, अपनी जान देना, बलिदान देना ये स्वीकार किया, लेकिन धर्म के रास्ते से कभी विमुख होना स्वीकार नहीं किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने रामनगर रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सम्मेलन में विभिन्न वर्गों से आए प्रबुद्ध जनों ने संवाद किया और उनकी समस्याओं व सुझावों पर चर्चा की गई। हमारा बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है, औद्योगिक नगर है, और एक तरफ से जब हम
कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हमारा कोई शहर पड़ता है तो इधर काशीपुर पड़ता है। और मेरा काशीपुर से बहुत बचपन से बड़ा संबंध रहा है और यहाँ से एक अच्छी शुरुआत आज हुई है। प्रबुद्ध जनों से संवाद हुआ है, सभी के विचार जाने हैं और सभी वर्गों के लोग उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योग जगत, व्यापारी जगत, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, मीडिया जगत के लोग, समाज के प्रतिनिधिगण, जनप्रतिनिधिगण, व्यापारीगण, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और ये संवाद इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है कि ऐसे संवादों से समाज के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं उनकी जानकारी मिलती है। सरकार को चलाने में, प्रशासन को चलाने में, नीतियों को बनाने में बहुत सहायता मिलती है। वहीं उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों दो मोर्चों पर गर्म है। एक तरफ धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन को लेकर के सवालों का दौर भी जारी है। मौजूदा वक्त में धामी मंत्रिमंडल की 5 कुर्सियां खाली हैं और भाजपा विधायक लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चर्चा है कि नए चेहरों को जगह देते वक्त क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि जब पूरा उत्तराखंड भयंकर आपदा से जूझ रहा है, तब भाजपा के मंत्री विधायक कुर्सी की राजनीति में उलझे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों में केवल रस्म अदायगी कर रहे हैं, जबकि धराली, थराली और अन्य इलाकों में लोग आज भी पुनर्वास और मदद की राह ताक रहे हैं। राज्य में भयंकर आपदा आई है चतुर्दिक और भाजपा के मंत्रीगण विधायक केवल कुर्सी कर रहे हैं, उसका खेल खेल रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है तो कोई मंत्री पद का दावेदार है और आपदा पीड़ित जो है आंखें गड़ाए बैठे हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा। केवल मुख्यमंत्री कहीं जाकर के रस्म अदायगी कर रहे हैं, बाकी कहीं पर भी जो आपदा का वास्तविक कार्य होना चाहता नहीं हो रहा। आप धराली को देख लीजिए क्या क्या काम हो रहा है और आप थराली और कपकोट के पीड़ितों को देख लीजिए। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने उनके पुनर्वासित आदि के विषय में बहुत उत्साहपूर्ण बातें कही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं उत्तराखंड में 15 सितंबर से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर सेवा के लिए जेब और ढीली करनी होगी। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हेली सेवा के किराए में 39% तक बढ़ोतरी कर दी है। वहीं यूकाड़ा के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि डीजीसीए के मानकों के तहत कंट्रोल रूम की स्थापना, रोजाना 8 घंटे की फ्लाइंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। इसके साथ ही अब केवल 7 हेली कंपनियां ही ऑपरेशन करेंगी। इन सभी व्यवस्था और मानकों को ध्यान में रखते हुए किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। नए किराए के अनुसार गुप्तकाशी से केदारनाथ 12,444, फाटा से केदारनाथ 8,900, सिरसी से केदारनाथ 8,500। सीईओ चौहान ने कहा कि नियमों के अनुसार सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए बढ़ोतरी आवश्यक थी। जब आपका 30% शटल ऑपरेशन या सॉटीज़ आपकी जब कम होंगी तो उस कंडीशन में जो उनके इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को वायबल बनाने में उनके लिए इश्यूज आ सकते हैं। तो वही एक बेसिक रीज़न है, जिस रीज़न से कंपेलिंग रीज़न है, जिस रीज़न से थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज है? 49% के आसपास का इंक्रीमेंट है, जो कि जैसे पहले के टिकट्स जो थे वो 6,000 और 8,000 के, और अभी के जो टिकट्स हैं वो 8,500 और 12,000 के आसपास में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, यहाँ केदारनाथ यात्रा को महंगी कर दिया गया है, 39% की बढ़ोतरी इसमें की गई है। कहां से कहां तक का टिकट, अब कितनी बढ़ोतरी हुई? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का, क्योंकि मानसून सीजन के बाद जो सितंबर के माह में यात्रा एक बार फिर से परवान चढ़ती है और बड़ी तादाद में जो चारधाम के श्रद्धालु हैं वो धार्मिक यात्रा के लिए, खासतौर पर इस समय जब श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो बद्रीनाथ धाम में काफी भीड़ लगती है
और उत्तराखंड सरकार ने जो इस बार रजिस्टर्ड एविएशन कंपनियां हैं उनके मुताबिक जिस तरीके से हेलीकॉप्टरों का संचालन किया गया, तमाम नियमों का माफूल उड़ाया गया, उसके बाद तमाम एविएशन कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया। एक के बाद एक हादसे होना, जो यूकाडा की जांच में पाया गया कि मानकों के नियमों को ताक पर रख करके एविएशन कंपनियां हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन केदारनाथ में कर रही है, जिसके बाद उसको स्थगित कर दिया गया था। और साथ में जब मौसम का पूर्वानुमान उत्तराखंड के तमाम जिलों के लिए आया तो एविएशन कंपनियों को पूरे तरीके से प्रतिबंधित किया गया। लेकिन कल से एक बार फिर से जो हेली सेवाओं का संचालन है वो खुल जाएगा और उसके लिए राज्य सरकार ने और यूकाडा ने पहले एविएशन कंपनियों के साथ स्पष्टीकरण देने के साथ ही वार्ता की थी कि आखिरकार आप इतनी तेजी में जो सेवाएं दे रहे हैं इसको देने के पीछे कारण क्या है, क्यों उसके पायलट को रेस्ट नहीं दिया जाता है, मेंटेनेंस हेलीकॉप्टरों की नहीं होती है, इंजनों की चेकिंग नहीं होती है। तो उसमें ये बात निकल कर आई थी कि केवल यात्रा में हेलीकॉप्टर की सेवाओं का इस्तेमाल केवल 30 से 45 दिन ही हो पाता है और वो जो अपना घाटा है उसको पाटने के लिए लगातार शटल सेवा की तरह हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन किया जाता है और किराया कम होने के कारण लोग बड़ी तादाद में आते हैं। यहाँ तक कि केदारनाथ का जो ट्रैकिंग रूट था उसमें जिस तरीके से भूस्खलन हुआ था उसके बाद भी लोग हेली सेवाओं के माध्यम से वहां जाना चाहते थे। तो ऐसे में उसका रखरखाव बेहतर हो, नियमों का माखोल न उड़े, यूकाडा ने जो नियम बनाए हैं उसके मुताबिक 49% की बढ़ोतरी किराए में कर दी गई है ताकि एविएशन कंपनियां अब घाटे का रोना नहीं रोएंगी बल्कि नियमों को ताक पर रखने के बजाय नियमों का पूर्णतः पालन करेंगी। और इसके बावजूद भी अगर किसी एविएशन कंपनी के संचालन में कोई कमियां पाई जाएगी तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी उत्तराखंड में। GSN पर तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। है खबरों की तरफ। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर लगने वाले आरोपों के बीच दर्जा राज्य मंत्री शंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन नीति पूरी तरह से पारदर्शी है। मीडिया से बातचीत में कोरंगा ने कहा कि धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है और इसी का नतीजा है कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को खनन से रिकॉर्ड 1100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने इसे ऐतिहासिक राजस्व करार दिया और कहा कि इससे पहले की सरकारों में इतनी बड़ी कमाई कभी नहीं हुई। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो बहुत ज्वलंत जो एक मुद्दा है, जो लोग कहते हैं कि लगातार अवैध खनन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की जो चीज़ें दूसरे दल वाले या अन्य लोग या किसी भी जनमानस के अंदर ये बातें निकल के आती हैं। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसकी खनन नीति के कारण आज जम्मू कश्मीर और आपका पंजाब, उत्तर प्रदेश और उन प्रदेशों के जो डायरेक्टर थे वो यहाँ रिसर्च के लिए आए और यहाँ की खनन नीति से प्रभावित होकर के वो खनन नीतियाँ वहाँ लागू कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनसुनवाई आयोजित की और इस दौरान कुल 81 शिकायतें दर्ज हुई हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। बैठक में जुलाई योजना के अंतर्गत हुए व्ययों पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की प्रगति की समीक्षा की गई। विशेष रूप से सड़कों की तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के आदेशों पर जोर दिया गया। इसके साथ ही आगामी स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता पखवाड़े की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने कार्यालय परिसरों व आसपास के क्षेत्रों में प्रभावी सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। देखिए, आज सोमवार को सुबह जनसुनवाई की गई जिसमें अभी तक 81 शिकायतें यहाँ पर रजिस्टर हुई है और सभी को हम लोगों ने सुना है। यहाँ पर शिकायतों के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन का रिव्यू किया गया, साथ ही जिला योजना आदि में जो खर्च हुए हैं उसके बारे में रिव्यू किया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए कि तत्काल सड़कों की जो रिपेयरिंग है वो शुरू हो जाए उसके बारे में रिव्यू किया गया है और आने वाला जो स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता का जो हमारा पखवाड़ा शुरू होने वाला है उसके बारे में भी सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए गए कि वो अपने अपने कार्यालयों परिसरों में और सभी आसपास के एरियाज में सफाई अभियान बेहद रूप में चलाएं, इसलिए डायरेक्शन भी हमारे यहाँ से दिए जाए। वहीं जोशीमठ के ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सबसे दूरस्थ गांव गणाई अंबेडकर बस्ती के आपदा पीड़ित परिवारों ने अपने गांव में लगातार हो रहे भूस्खलन और दरार की समस्या को लेकर के उप जिलाधिकारी जोशीमठ को ज्ञापन सौंपा है। गांव के लोगों का कहना है कि तकरीबन
30 परिवारों के आशियाने पिछले कई वर्षों से भूस्खलन और दरारों की चपेट में पूरी तरह से आ चुके हैं। कई घर पूरी तरह खतरे की जद में पहुंच चुके हैं, जहां किसी भी समय बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है और इसी कारण गांव में लगातार अफरा तफरी और दहशत का माहौल बना हुआ है। तो इसमें विधिवत तरीके से बता दूं कि ये भूस्खलन आज से नहीं है, ये तकरीबन जो है 10-15 साल ऐसे होते हुए आ रहा है। हम लगातार अपनी वार्ता को तहसील परिसर में और जिला मुख्यालय तक अपनी वार्ता को रखेंगे और आज भी हम सारे जितने लोग हैं इसमें अपनी वार्ता को रखने के लिए, जब लोग जो है ध्वस्त होने के कगार पर आ गए हैं, लोगों की फाउंडेशन टूट चुकी है, वहाँ पे कईयों की गौशालाएं जो है ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसमें जो है शासन प्रशासन से हमें कोई भी जो है ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। आज हमने अपनी मुख्य वार्ता को यहाँ पर रखा हुआ है। मैंने पहले की भी फोटो दिखाई हुई है कि इसमें इस प्रकार से ये गांव जो है धीरे धीरे ध्वस्त होने के कगार पर। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, इधर उधर रहने के लिए अपनी खुद आर्थिक व्यवस्थाएं नहीं, वो क्या करेंगे। तो हम चाहते हैं कि निवेदन कर रहे हैं एक बार शासन प्रशासन से कि इसमें ठोस निदान आजकल समय रहते हुए इन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करें, तब ये गांव बच सकता है, नहीं तो ये गांव जो है कभी भी ध्वस्त हो सकता है। वहीं नैनीताल उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है। यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है, यह भी सरकार को बताना होगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को तय की है। न्यायमूर्ति रविंद्र मेठानी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। यह याचिका हरिद्वार निवासी और ग्राम प्रधान शहाजत अली ने दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि विभिन्न लोगों ने रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने अब तक संज्ञान नहीं लिया। यात्री का यह भी कहना है कि इस संबंध में वह पहले ही जिला मजिस्ट्रेट और उपमंडल मजिस्ट्रेट को अवगत करवा चुके हैं, इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बाल तस्करी से जुड़े हुए मामले को लेकर के कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने प्रदेश की सभी ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों का निस्तारण 6 माह के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता ने सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर इन मामलों की सुनवाई प्रतिदिन आधार पर की जाए। अदालत ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 15 अप्रैल 2025 को दिए गए फैसले का हवाला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में कहा था कि बाल तस्करी जैसे संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय का मानना है कि सख्ती से पीड़ित बच्चों को समय पर न्याय मिलेगा और राज्य में बाल तस्करी जैसे अपराधों पर अंकुश लगने में मदद मिलेगी। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के मंगलोर में दूध डेयरी में काम करने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। मृतक की पहचान नजरपुरा निवासी युवक के रूप में हुई। सूचना मिलते ही परिजन और सैकड़ों लोग पुलिस चौकी पर पहुंच गए और आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर के जांच शुरू कर दी है और मृतक की मौत के असली कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को शांत कराने का प्रयास कर रही है। मंगलोर पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। उत्तराखंड के मौसम को लेकर नई अपडेट जारी हुई है, जिसमें आने वाले दिनों के लिए प्रदेश भर के लिए राहत भरी खबर है, जिसमें आने वाले कुछ दिनों में मानसून का प्रभाव उत्तराखंड में कम रहेगा, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि मानसून का प्रभाव कुछ दिनों में कम रहेगा। हालांकि कुछ जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही 11 सितंबर तक मानसून की तीव्रता कम रहेगी, जबकि 12 से 14 सितंबर के बीच फिर बढ़ेगी। अगले 3 दिन बारिश की तीव्रता और डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। हमको ये उम्मीद है कि ये दौर 11 तारीख तक ऐसे चलेगा, मतलब कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा, इंटेंसिटी भी कम होगा। तो इसके बाद 12 तारीख से फिर 15 तारीख के बीच में, 14 तारीख के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। हैवी रेन जो है, जैसे मैंने बताया कि 24 घंटे में तो देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल जिले में कहीं कहीं हो सकती है। इसके साथ साथ हायर इंटेंसिटी की रेनफॉल भी उससे जाए, मतलब कि जो तीव्रता बढ़ सकती है।
उत्तराखंड को बारिश से थोड़ा राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज अनुमान जारी किया है। उसके अनुसार आज उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकेगी। इसके साथ ही बारिश के तीव्र दौर आ सकते हैं। राज्य के मैदानी क्षेत्रों के लिए बारिश का आज कोई पूर्वानुमान नहीं है। मैदानी जिलों में सिर्फ बादल गरजेंगे, बिजली चमकेंगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 10, 11 और 12 सितंबर तक का मौसम पूर्वानुमान जारी कर दिया है। 10 सितंबर को भी मौसम का 9 सितंबर जैसा ही पैटर्न रहेगा। 11 सितंबर को मौसम फिर करवट बदलेगा। इस दिन राज्य के पर्वतीय जिलों के साथ ही उधम सिंह नगर जिले में भी बारिश की तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है। 12 सितंबर को मानसून पूरी तरह फिर से सक्रिय हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दिन राज्य के देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में बारिश के तेज से बहुत तेज दौर होने की संभावना है। राज्य के बाकी जिलों में भी बारिश होगी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।